હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાના છે ધોરણ 8 અને તેમાં વિષય છે હિન્દી. અને તેમાં ચોથા નંબરનો જે પાઠ છે જેનું નામ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. તો આ પાઠ આધારિત જે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો છે દરેક પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને બીજું કે આ જે સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફની લિંક છે એ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપી દેવામાં આવશે. તો ત્યાં જઈને તમે આ પીડીએફ ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને ચોક્કસથી ઉપયોગી થવાનો છે, માટે છેલ્લે સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. અને બીજું, વિડીયોને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો શરૂ કરીએ આ વિડીયો. તેમાં પ્રશ્ન पहला है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. एनी अंदर पहलो जो प्रश्न है कि शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था, तो तेनो साचो उत्तर आवे छे डी ईश्वर. बीजू, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे यह युक्ति खाली जगह की है, तो साचो उत्तर आवे छे ए बाइबल. त्रीजू, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी, तो एनो साचो उत्तर आवे छे बी काशी विद्यापीठ में. तीजू, आगळनो प्रश्न, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे, तो जवाब आवे छे बी श्री शंकर दयाल शर्मा. बीजो प्रश्न है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो अहींया बॉक्सनी अंदर जवाबो आपेला छे, जेम के पद, कर्तव्यो, लोकसेवा मंडल, बापू, गीता ने विचारो. तो आमांथी आपणे योग्य शब्द पसंद करीने खाली जग्या पूरवानी छे. तो एनी अंदर पहली खाली जग्या छे कि शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, तो तेनी अंदर साचो जवाब आवे छे गीता के. बीजो, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था, तो एनी अंदर साचो उत्तर आवशे विचारो. तीजो प्रश्न, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो एनी अंदर साचो जवाब आवे छे बापू. त्यारबाद चौथो जो प्रश्न है कि शास्त्री जी ने 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए, तो जवाब आवे छे लोक सेवा मंडल में. पांचवी खाली जगह, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, तो एनी अंदर साचो उत्तर आवे छे पद. छठी खाली जगह, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी है, तो जवाब आवे छे कर्तव्य. तीजो प्रश्न है कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. एनी अंदर पहलू विधान है कि शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि, तो आ प्रश्ननो साचो उत्तर आवे छे अ, वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे. त्यारबाद जे बीजू विधान है कि शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि, तो आनो साचो उत्तर आवे छे ब, उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था. त्यारबाद तीजू है कि लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि, तो आनो साचो उत्तर आवे छे क, नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था. त्यारबाद चौथो प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. અને એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે कि शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे, तो आनो उत्तर જોઈએ तो शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. बीजो प्रश्न, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था, तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. तीजो प्रश्न है कि बाइबल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती थी, तो बाइबल की युक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है. चौथा प्रश्न, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था, तो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे. त्यारबाद
5वां प्रश्न, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? तो कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण यह शास्त्री जी के जीवन का संदेश था। प्रश्न 5मो છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર 2 વાક્ય में लिखिए અને એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? तो એનો જવાબ જોઈએ तो शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। बीजो प्रश्न, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है और क्यों? तो शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। त्यारबाद तीजो प्रश्न कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। चौथा प्रश्न, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु क्यों मानती थी? तो उत्तर જોઈએ तो शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इससे प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु मानती थी। ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए અને એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? तो એનો સાચો ઉત્તર છે कि भाई शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે कि भाई शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया और कैसे? तो जवाब एनो જોઈએ तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम भी पूरा कर सके। ત્યારબાદ तीजो प्रश्न है कि भाई लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया था। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ શાસ્ત્રી जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो એનો જવાબ જોઈએ तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई थी। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે
कि छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। तो उत्तर જોઈએ तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। छठो प्रश्न है कि इस इकाई में हम लाल बहादुर जी के जीवन में कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी को यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ નિમ્નલિખિત કથનોं का आशय स्पष्ट कीजिए। અને એની અંદર પહેલું કથન છે कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो जवाब जोई लिए तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी वे उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित था। दूसरा कथन है कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। तो गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तीजू, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषता बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आठवां प्रश्न के संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। तो रिया कहती है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तब सुनील कहता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया कहती है गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो गांधी जी ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। तब रिया कहती है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तब सुनील कहता है कि गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया कहती है कि दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया। तब सुनील कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहां की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध किया। रिया कहती है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया। तब सुनील कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया कहती है गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया। तो सुनील कहता है कि गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। रिया कहती है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया। तो सुनील कहता है कि गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया।
रिया कहती है, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? तब सुनील कहता है कि गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य थे चरखे को महत्व दिया। तब रिया कहती है कि सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तब सुनील कहता है कि सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो सुनील कहता है कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया कहती है, गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तब सुनील कहता है कि गांधी जी की समाधि दिल्ली में है और वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ फकरो આપેલો છે, ફકરાની અંદર જે શબ્દોની નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે તેનો આપણે અર્થ શોધવાનો છે અને બાજુમાં લખવાનો છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ભાઈ રીડ તો એનો થાય છે મેરુદંડ, એની નીચે તમે શબ્દ જોઈશો આધારશિલા તો એનો અર્થ નીવ થાય, પલ્લવિત એનો અર્થ થાય છે વિકસિત, સભ્ય તો એનો અર્થ થાય છે શિષ્ટ, अमिट एनो शब्द थाय छे अटल, और खाद तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ उसे खाद कहते हैं, सौरभ यानी कि सुगंध। त्यारबाद 10वां प्रश्न है कि एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगा। तो अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाएं और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा था। तो आगे कहता है कि भी चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इस चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। ત્યારબાદ 11મો પ્રશ્ન છે कि भाई निम्नलिखित वाक्य में से अव्यय छांटिए। आपने जो अव्यय छाटे उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहલું वाक्य છે કે आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो એની અંદર અવ્યય आज આવે છે અને વાક્ય બનાવ્યું છે કે हम आज घूमने जाएंगे। બીજું વાક્ય છે કે અંજલિ સોનલ के आगे बैठी है, तो आगे अव्यय છે અને वाक्य बनाइए तो गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। तीजू मीनाक्षी और सालवी गाँव जा रही है, तो एनी अंदर अव्यय आवशे और, तो सोनल और मीना सिनेमा देखने गई थी। चौथुं, अरे ये क्या कर रहे हो, तो अरे ये अव्यय है और वाक्य बनाए, अरे विजय तुम यहाँ कैसे। त्यारबाद 12मो प्रश्न है कि भाई नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखिए। तो पहलू આપણે જોઈશું नमक सत्याग्रह। तो ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, इससे नमक महंगा हो गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी की तरफ कूच की। हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के धारासना में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ હિન્દ છોડો આંદોલન। તો એની વાત કરીએ तो 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी, फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा।
हिंद छोड़ो आंदोलन ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की। ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન છે કે મહાપુરુષ और उनके नारों की जोड़ियां मिलाई। तो અહીંયા ગાંધીજી છે, તો ગાંધીજીએ નારો આપેલો કે ભાઈ કરેંગે યા મરેંગે। બીજું સુભાષચંદ્ર બોઝ, એમને જે નારો આપ્યો છે કે તુમ મુझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ત્યારબાદ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કહે છે કે જય જવાન જય કિસાન। લોકમાન્ય તિલકનો નારો છે કે સ્વરાજ મેરા જન્મસિદ્ધ અધિકાર હૈ। અને જવાહરલાલ નહેરુનો નારો છે કે આરામ હરામ હૈ। ત્યારબાદ અહીંયા ક્રાંતિકારીઓના નામ આપેલા છે, જેમ તમે જોઈ શકો છો કે અજીતસિંહ, અમીરચંદ સાવરકર, યશપાલ, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, સચિન્દ્ર સાન્યાલ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, બટુકેશ્વર દત્ત, ભગતસિંહ અને મંગલ પાંડે। ત્યારબાદ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री आधारित जो प्रवृत्ति અહીંયા આપેલી છે કે ભાઈ चित्र को पहचान कर कोष्टक में से नाम लिखिए। तो પહેલું ચિત્ર જવાહરલાલ નહેરુનું છે, બીજું ઇન્દિરા ગાંધીનું, ત્રીજું મોરારજી દેસાઈ, ચોથું અટલ બિહારી વાજપેયી, પાંચમું નરસિંહ રાવ અને છેલ્લું છે કે મનમોહન સિંહ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8 હિન્દી અને તેમાં ચોથો પાઠ કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। આ પાઠ આધારિત સ્વાધ્યાય પોથીના તમામે તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર આપવાનો પ્રયત્ન કરી દીધો છે। તો ચોક્કસથી આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું, શેર કરવાનું અને ચેનલ પર નવા હો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું જો બાકી રહી ગયું હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથી આધારિત જે પણ વિડીયો હશે તેની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી મળતી રહે। તો કોઈક નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપજો। જય હિન્દ, જય ભારત।